हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आदि प्रजापति और स्वागत करता हूं आप सबका स्टडी ऑन यूट्यूब चैनल के आज 14 जून 2020 के करंट अफेयर्स के वीडियो में। दोस्तों, आज के करंट अफेयर्स की पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ अंत तक देखिए, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल जो स्टडी ऑन है उसको सब्सक्राइब करके आप बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, अब चलते हैं आज के मोटिवेशन विंडो की ओर, जहां चर्चा करते हैं हम एक बेस्ट मोटिवेशन कोट की। तो आज का बेस्ट मोटिवेशन कोट है, कुदरत ने तो हम सबको हीरा ही बनाया है, बस शर्त यह है कि जो घिसेगा वही चमकेगा। सीधी सी बात है कि जो मेहनत करेगा वो ही दुनिया में नज़र आएगा। ये समझ लो आप। तो भाई, भगवान ने तो सबको एक सा बनाया है, लेकिन जो जितना मेहनत करेगा, जो जितना अच्छा कार्य करेगा, दुनिया में उसका ही नाम होगा, वही चमकेगा, वही कोहिनूर हीरा बनेगा। ये समझ लीजिए आप। ठीक है दोस्तों, इसी मोटिवेशन कोट के साथ में शुरू करते हैं आज 14 जून 2020 के करंट अफेयर्स। आज का जो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में युवा पेशेवरों के लिए सहकार मित्र योजना किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो यहाँ पे ऑप्शन है निर्मला सीतारमण, रमेश पोखरियाल निशंक और नरेंद्र सिंह तोमर। तो जो नरेंद्र सिंह तोमर है, जो कि कृषि मंत्री है, केंद्रीय मंत्री है, तो उन्होंने हाल ही में जो है, जो युवा है उनके लिए सहकार मित्र योजना को लॉन्च किया है। और ये क्या है, एक इंटर्नशिप प्रोग्राम है जो कि जो केंद्रीय मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर, उनके द्वारा लॉन्च किया गया है। और यह कृषि युवा पेशेवरों को पेड इंटर्नशिप के रूप में राष्ट्रीय सहकारी विकास सहयोग यानी कि एनसीडीसी एवं सहकारिता के साथ काम करके व्यवहारिक रूप से काम करने का मतलब अवसर, मतलब एक तरीके से आप देख सकते हैं कि एक्सपीरियंस उनको हो जाएगा कि वह सरकारी जो भी समितियां हैं उनमें किस तरह से काम कर सकते हैं, जो भी सरकारी रूप से जो विकास सहयोग संगठन है उनमें। इस योजना के अंतर्गत कृषि व संबद्ध क्षेत्र और आईटी में ग्रेजुएट इंटर्नशिप कार्यक्रम के लिए पात्र होंगे। कौन कौन होंगे? कि जो कृषि से संबंधित है और या फिर आईटी से संबंधित ग्रेजुएट है, उन लोगों को जो है इस कार्यक्रम के तहत फ़ायदा होगा, ये इंटर्नशिप उनको मिलेगी। अब कृषि, व्यापार, सहकारिता, वित्त, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, वाणिज्य और ग्रामीण विकास, परियोजना प्रबंधन से एमबीए कर रहे हैं। अगर कोई एमबीए भी कर रहा है, ठीक है, या फिर कर चुका है, तो उन युवाओं को भी जो है सहकार मित्र योजना का लाभ मिलेगा। केंद्रीय कृषि मंत्री ने एनसीटीसी की वेबसाइट पर उपलब्ध इंटर्नशिप आवेदन जो पोर्टल है उसको भी लॉन्च किया है। ठीक है, अब नरेंद्र सिंह तोमर हैं, जो कि आप देख रहे हैं यहाँ पे, जो कि केंद्रीय कृषि मंत्री है, जिनको आप अच्छे से जानते हैं, और इस बार हमने फ़ोटो भी इनकी डाली है तो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो फ़ोटो देखने से आपको मतलब आइडिया हो जाएगा, याद हो जाएगी आपको ये चीज़ें। ठीक है, अब हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अल्बिनिज्म जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है या फिर कब अभी मनाया गया है? तो आपको पता है, फिर चलो ऑप्शन की चर्चा करें तो 11 जून, 12 जून, 13 जून। तो 13 जून को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय अल्बिनिज्म जागरूकता दिवस। ठीक है, अब अल्बिनिज्म क्या होता है, क्या नहीं होता है, उसकी चर्चा कर लेते हैं। तो अल्बिनिज्म जो होते हैं एक तरीके से एक बीमारी होती है जो कि त्वचा से संबंधित होती है, और इससे प्रभावित जो लोग होते हैं उनके प्रति जो भेदभाव होता है, और तो उसी के कारण लोगों को मतलब जो भेदभाव होता है उसके प्रति लोगों को जागरूकता करना है कि उनके साथ भेदभाव ना किया जाए, क्योंकि वो भी तो इंसान ही है, बस उनमें क्या है, कुछ प्रॉब्लम है। तो ये क्या है, अल्बिनिज्म एक दुर्लभ और वंशानुगत रोग है। ठीक है, और इस रोग से बाल, आँखों में आंशिक एवं पूर्ण रूप से मेलानिन पिगमेंट नहीं होता है, और दोस्तों इसी के कारण क्या होता है, उनकी त्वचा जो होती है जो है सनबर्न तथा त्वचा कैंसर आदि से वह पीड़ित हो जाता है, और इस रोग का कोई उपचार भी नहीं है। और इस रोग से जो प्रभावित व्यक्ति होता है उसकी त्वचा पर सफ़ेद धब्बे हो जाते हैं, या फिर कई बार चमड़ी जो होती है पूरी सफ़ेद भी हो जाते हैं, जो कि आप यहाँ पे फ़ोटो भी देख रहे हैं। और इनकी चमड़ी सफ़ेद, बालों में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, मतलब वाइट वाइट से दिखने लग जाते हैं या ब्राउन हो जाते हैं। आंखें भी अजीब से हो जाती है, आंखों की भौहें जो होते हैं उनका कलर ब्राउन हो जाता है, वाइटिश हो जाता है। तो इस कारण से क्या है, लोग इनको थोड़ा अलग टाइप से देखते हैं, और जो है इनको इनके साथ में भेदभाव भी किया जाता है। तो इसी के प्रति जो है जागरूकता पैदा करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय अल्बिनिज्म जागरूकता दिवस हर वर्ष जो है 13 जून को मनाया जाता है।
और किस भाषा के मशहूर कवि गुलजार देहलवी का निधन हो गया है। तो यहाँ पे आप फोटो देख रहे हैं, यह है कवि गुलजार देहलवी और इनका जो है निधन हो गया। तो आपको ये बताना है कि वे किस भाषा के मशहूर कवि थे। ऑप्शन है अंग्रेजी, हिंदी और उर्दू। तो यहाँ पे ये थे उर्दू भाषा के सबसे मशहूर कवि थे ये गुलजार देहलवी। ठीक है, अब चेक कर लेते हैं यहाँ पे। तो उर्दू भाषा के मशहूर कवि आनंद मोहन जुस्ती गुलजार देहलवी का निधन हो गया। इनका पूरा नाम है आनंद मोहन जुस्ती गुलजार देहलवी। ठीक है, इनका निधन हो गया और वे उर्दू की जो एकमात्र विज्ञान पत्रिका है जिसका नाम है साइंस की दुनिया, उसके संपादक थे। ठीक है, और संपूर्ण भारतवर्ष में उर्दू की स्कूलों की स्थापना का श्रेय इन्हीं को जाता है। मतलब इन्होंने ही जो है उर्दू के जो स्कूल थे उनको स्थापना में मतलब जो है मदद की, या फिर आप समझ सकते हैं कि इन्होंने इनिशिएटिव लिया इस चीज़ के लिए। अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, यूएस मिलिट्री एकेडमी से ग्रेजुएट होने वाली पहली भारतीय मूल की पहली सिख महिला कौन बनी है। भारतीय मूल की पहली सिख महिला, ठीक है, वह कौन बनी है। तो यहाँ पे ऑप्शन है अनमोल नारंग, कविता यादव, सानवी शर्मा, इनमें से कौन है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही है दोस्तों। जो अनमोल नारंग है अभी हाल ही में जो है वो भारतीय मूल की पहली सिख महिला हैं जो कि यूएस मिलिट्री एकेडमी से ग्रेजुएट हुई है, या फिर आप समझ सकते हैं कि यूएस मिलिट्री ज्वाइन की है। तो भारतीय मूल की अनमोल नारंग यूएस मिलिट्री एकेडमी से ग्रेजुएट होने वाली भारतीय मूल की पहली सिख महिला बनी और वह सेकंड लेफ्टिनेंट पद पर जो है सुशोभित होगी। और अमेरिकी वायुसेना में नारंग की जो पहली पोस्टिंग होगी वो जनवरी 2021 में जापान के ओकिनावा में होगी। ठीक है, और नारंग के जो नाना थे वो भारतीय सेना में थे। आप जो फोटो देख रहे हैं यह है अनमोल नारंग जो कि यूएस मिलिट्री एकेडमी है वहाँ से ग्रेजुएट होने वाली पहली भारतीय सिख महिला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किस राज्य सरकार ने दिव्यांग आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को कोरोना योद्धाओं का दर्जा दिया है। ठीक है, कोरोना योद्धाओं का दर्जा दिया है, तो किसने दिया है। ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो मध्य प्रदेश राज्य है वहाँ की सरकार ने आंगनवाड़ी जो कार्यकर्ता है उनको कोरोना योद्धाओं के नाम से दर्जा दिया है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश राज्य में दिव्यांग आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को कोरोना योद्धाओं का दर्जा देने की घोषणा की गई है। और उनको ये दर्जा क्यों दिया गया, तो कोरोना संकट के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका उन्होंने निभाई है, बस इसी कारण। और वर्तमान समय की परिस्थितियों में वे लाभार्थियों के घर घर जाकर के पौष्टिक आहार वितरित करने में जुटी हुई है। तो ऐसी स्थिति में आप भी समझ सकते हैं कि इतनी वो विकलांग होते हुए जो है सेवा कर रही है अपने राज्य में, अपने मतलब स्टेट में, ज़िले में। तो ऐसी स्थिति में उनको वाकई में कोरोना योद्धा का दर्जा देना अच्छी बात है। ठीक है, और ये कोरोना से संबंधित सामाजिक संदेश भी पहुंचा रही है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, तो आप समझ सकते हैं मतलब कोरोना से संबंधित जागरूकता के अभियान में भी पार्टिसिपेट कर रही है, और जो भी मतलब जैसे जो पौष्टिक आहार है लोगों में वो भी पहुंचा रही है इसी कारण से। ठीक है, अब मध्य प्रदेश की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो मध्य प्रदेश आप देख रहे हैं हमारे भारत के मैप में जो कि रेड कलर में यहाँ पे दिखाया हुआ है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे यह है राजस्थान, यहाँ पर है उत्तर प्रदेश, इधर देखेंगे तो ये छत्तीसगढ़ है, इधर महाराष्ट्र है, इधर गुजरात राज्य है। तो ये होगी भारत के मैप में स्थिति मध्य प्रदेश की। राजधानी की बात करें दोस्तों तो भोपाल है राजधानी मध्य प्रदेश की। सबसे बड़ा जिला इंदौर है, जिलों की संख्या 56 है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है। और मध्य प्रदेश के राज्यपाल है लालजी टंडन। विधानसभा की 231 सीटें हैं, राज्यसभा की 11 सीटें, लोकसभा की 29 सीटें हैं। दोस्तों मुख्य पर्यटन स्थलों की भी बात करें मध्य प्रदेश में तो भीमबेटका, पंचवटी, खजुराहो, सांची स्तूप, ग्वालियर का किला और उज्जैन में जो है हर 12 वर्षों में कुंभ का मेले का आयोजन होता है जो कि वैश्विक स्तर पर प्रसिद्ध है। और हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में फीफा के द्वारा जारी ताज़ा रैंकिंग के अनुसार भारत किस पायदान पर स्थित है। ऑप्शन है 108वें पायदान, 110वें, 112वें। तो भारत जो है 108वें पायदान पर स्थित है दोस्तों, जो फीफा की अभी रेटिंग आई है, रैंकिंग आई है उसके आधार पर। ठीक है, और इस सूची में बेल्जियम की टीम पहले स्थान पर, दूसरे स्थान पर फ्रांस, जबकि
ब्राज़ील जो है वह तीसरे स्थान पर स्थित है। फीफा की बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पे, तो फीफा की फुल फॉर्म है यहाँ पे फेडरेशन इंटरनेशनल दे फुटबॉल एसोसिएशन, ठीक है। तो ये इसकी फुल फॉर्म होगी और ये 21 मई 1904 में पेरिस में स्थापित की गई थी, जो कि फ्रांस में है। हेडक्वार्टर ज्यूरिख स्विट्ज़रलैंड में स्थित है और फीफा के वर्तमान अध्यक्ष है जियानी इन्फेंटिनो, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस राज्य की पुलिस ने महिलाओं के लिए STRW यानी कि स्त्री कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो ऑप्शन है तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, झारखंड, इनमें से कोई नहीं। तो जो तेलंगाना राज्य है दोस्तों, वहाँ पर जो है वहाँ की पुलिस ने स्त्री नाम से एक कार्यक्रम की शुरुआत की है। तेलंगाना के हैदराबाद सिटी पुलिस ने हैदराबाद सिटी सिक्योरिटी काउंसिल के साथ मिलकर के घरेलू हिंसा और दुर्व्यवहार की शिकार जो महिलाएं हैं उनकी सहायता करने के लिए, उन्हें सशक्त बनाने के लिए स्त्री कार्यक्रम की शुरुआत की है। और स्त्री की बात, जो स्त्री की फुल फॉर्म है वो देख लेते हैं। तो स्त्री में S मतलब सी और T मतलब ट्रिम्प्स और थ्रो, रेस्पेक्ट, इक्वलिटी एंड एम्पावरमेंट, ठीक है। आप ये समझ सकते हैं कि स्त्री के यहाँ पे क्या फुल फॉर्म है। अब जो है इस समूह में कौन कौन होंगे, तो इस समूह के सदस्यों में गैर सरकारी संगठन हो यानी कि NGO, ठीक है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, और महिला और बाल विकास विभाग का जो वकील है वो होगा, और स्थानीय स्टेशन हाउस ऑफिसर यानी कि SHO के प्रतिनिधि इसमें शामिल होंगे। तेलंगाना राज्य की यहाँ पे बात कर लेते हैं दोस्तों, तो आप रेड स्पॉट में यहाँ पे देख रहे हैं, यह है तेलंगाना राज्य, ठीक है। अब तेलंगाना के इधर आप देखेंगे यह है कर्नाटक राज्य, इधर जो है आप देखेंगे महाराष्ट्र राज्य है, यहाँ पे छत्तीसगढ़ है, यहाँ पे उड़ीसा है, यहाँ पे आंध्र प्रदेश राज्य स्थित है। तो ये तेलंगाना की स्थिति होगी। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है, सबसे बड़ा जिला हैदराबाद है, और तेलंगाना में 33 ज़िले हैं। मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव है। तेलंगाना के राज्यपाल तमिलिसाई सौंदरराजन है। विधानसभा की 119 सीटें, विधान परिषद में 46 सीटें हैं। तेलंगाना में राज्यसभा 7 और लोकसभा की 17 सीटें स्थित है। अब प्रश्न नंबर 8 है दोस्तों, किस राज्य में बाल श्रमिकों को शिक्षित करने के लिए बाल श्रमिक विद्या योजना का शुभारंभ किया गया है? ऑप्शन है बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो उत्तर प्रदेश है उस सरकार ने भी बाल श्रमिक विद्या योजना का जो है शुभारंभ किया है, और वो क्यों किया गया है? बाल श्रमिकों को शिक्षित करने के लिए, ठीक है। और योजना के अंतर्गत जो है योजना अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम निषेध दिवस है उसके अवसर पर शुरू की गई थी। हाँ दोस्तों, एक चीज़ और आप बता देना कि योजना अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। तो ये जो योजना नहीं, ये योजना तो अभी जो है बाल श्रम निषेध दिवस है उसके दिन शुभारंभ की गई, लेकिन मैं ऐसे पूछना चाहता हूँ कि अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया गया है? हाल ही में मनाया गया है? तो आपको ये ज़रूर से कमेंट करके बताना है। अब है किस जो ये है इस योजना के, तो यहाँ पे किस आ गया, यहाँ पे किस योजना के अंतर्गत चयनित, इस योजना के अंतर्गत चयनित लड़कियों और लड़कों को जो है 1000 रुपये और लड़कियों को 1200 रुपये मासिक वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। और दोस्तों अगर ये बच्चे हैं ना 8वीं 9वीं और 10वीं पास कर लेते हैं तो इनको प्रत्येक कक्षा में 6000 रुपये की अतिरिक्त राशि उनको दी जाएगी, और इस योजना से करीब 2000 बच्चों को लाभ मिलेगा, ठीक है। उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं मैप में रेड कलर में उत्तर प्रदेश यहाँ पे दिखाया हुआ है, आप आसानी से देख सकते हैं। यहाँ पे उत्तर प्रदेश के यहाँ पे आप देखेंगे यह उत्तराखंड राज्य है, इधर हरियाणा, इधर राजस्थान है, इधर मध्य प्रदेश है, इधर छत्तीसगढ़ है, और इधर देखेंगे तो यहाँ पर है बिहार, ठीक है। तो ये स्थिति होगी हमारे उत्तर प्रदेश की हमारे भारत के मैप में। अब उत्तर प्रदेश की कुछ बेसिक डिटेल है। तो स्थापना 24 जनवरी 1950 को हुई, राजधानी लखनऊ जो कि सबसे बड़ा शहर है, और हाईकोर्ट इलाहाबाद हाईकोर्ट है, मुख्यमंत्री जो है वो है योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल, जिले हैं उत्तर प्रदेश में 75, और संसद की सीटों की बात करें तो लोकसभा की 80 सीटें हैं, राज्यसभा की 31 सीटें हैं, और उत्तर प्रदेश में विधानसभा की 404 तथा विधान परिषद की 100 सीटें हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन के द्वारा जारी इकोनॉमिक आउटलुक के तहत वित्त वर्ष 2021 में भारतीय अर्थव्यवस्था के कितने प्रतिशत सिकुड़ने का अनुमान लगाया गया है? मतलब कितने प्रतिशत की कमी आ सकती है भारतीय अर्थव्यवस्था में? तो यहाँ पे ऑप्शन है 3.7%, 3.5%, 2.7%। यहाँ पे ऑप्शन ए सही है दोस्तों। 3.7% जो है सिकुड़ने का अंदाज लगाया गया है 2020 से 2021 के बीच
बीच में भारतीय अर्थव्यवस्था में, और वो किसने जारी किया ये आंकड़ा? तो आर्थिक सहयोग और विकास संगठन के द्वारा एक रिपोर्ट आई जिसका नाम है इकोनॉमिक आउटलुक। ठीक है, तो उस रिपोर्ट में ये दावा किया गया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था 2021 तक 3.7% तक सिकुड़ जाएगी। यहाँ पे आर्थिक सहयोग और विकास संगठन की बात करें तो इंग्लिश में इसको बोलेंगे ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, यानी कि OECD ने अपना इकोनॉमिक आउटलुक अभी जारी किया है। और ये जो है इसके अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 में भारतीय अर्थव्यवस्था 3.7% तक सिकुड़ सकती है। और इस आउटलुक में यह भी कहा गया है कि यदि भारत में दूसरा कोविड-19 का प्रकोप होता है तो भारतीय जो विकास दर है दोस्तों वो -7.3% तक होने की संभावना, मतलब माइनस में चली जाएगी अगर दोबारा से कोविड-19 का प्रकोप दोबारा से जो है ग्रोथ करता है, फैलता है, या फिर लॉकडाउन की स्थिति बनती है। तो ऐसी स्थिति में ये स्थिति हो जाएगी कि जो है हमारी अर्थव्यवस्था नेगेटिव में चली जाएगी। यहाँ पे OECD की बात कर लेते हैं, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, OECD। ठीक है, उसकी बात करें तो स्थापना हुई 1948 में, जो पहले हुई थी OEEC के रूप में, और फिर 1961 में OECD के रूप में, यानी कि OECD जो कि आप यहाँ पे लोगो भी देख रहे हैं। इसका हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में गहरे पानी में बचाव कार्यों के लिए DSRV का अनावरण कहाँ पर किया गया है? तो ऑप्शंस है गोवा, मुंबई, विशाखापट्टनम, इनमें से कोई नहीं। तो विशाखापट्टनम में जो है गहरे पानी में बचाव कार्यों के लिए DSRV का अनावरण किया गया है। तो देख लेते हैं, ये भारतीय जो जल सेना है उसके द्वारा किया गया है। देख लेते हैं यहाँ पे, तो गहरे पानी में बचाव कार्य करने के लिए आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में पूर्वी नौसेना कमान यानी कि ENC ने डीप सबमर्जेंस रेस्क्यू व्हीकल यानी कि DSRV का अनावरण किया गया है। भारतीय नौसेना ने इस तरह की 2 ऐसी प्रणालियों को शामिल किया है जो कि भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों पर पनडुब्बियों को सुरक्षा प्रदान करेगी। ठीक है, तो दोस्तों ये थे आज 14 जून 2020 के करंट अफेयर्स। आपको कैसे लगे ज़रूर से बताइए। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर लीजिए। और हाँ, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो स्टडी ऑन यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ में विदाई लेते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।